नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मेंसुरेशन, जिसका नाम ही क्षेत्रमिति होता है, जो क्षेत्र के मेजरमेंट, क्षेत्र से संबंधित जो भी मापन की परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो आयत को, चाहे वो परिमाप को लेकर के हो, चाहे वो क्षेत्रफल को लेकर के हो या उसकी क्षमता को लेकर के हो। क्योंकि अगर हम किसी प्लेन फिगर की बात करें तो प्लेन फिगर बेसिकली हमें आयत और क्षेत्रफल को यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल के काउंटिंग को, उसके कैलकुलेशन के पर्पज पर बेस्ड होता है। जबकि अगर कोई सॉलिड फिगर ले, सॉलिड फिगर जैसे मतलब हम बॉल लें, हम ईंट लें, हम कोई भी ऐसी वस्तु ले जिसके अंदर धातु लगी हो, जो किसी धातु से बनी हो, या इस प्रकार की स्थिति जैसे हम कमरे में हो, क्योंकि इसकी दो स्थितियां होगी, एक सॉलिड भी होगा, होलो भी होगा, मतलब खोखला भी होगा और ठोस भी होगा। मैंने जब अगर दोनों अलग अलग फिगर को नोटिस किया, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल की उन तमाम फिगर, चाहे वो त्रिभुज हो या सभी प्रकार के चतुर्भुज हो, जिसका एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका फिगर होता है सर्कल, या पेंटागन जिसको पंचभुज कहते हैं, या हेक्सागन जिसको हम खटभुज कहते हैं। सभी प्रकार के आप 3 डायमेंशनल फिगर नोटिस करिए, उनकी दोनों नेचर सॉलिड और होलो, मतलब ठोस और खोखला, चाहे वो घनाभ हो, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, प्रिज्म और पिरामिड हो, हर प्रकार के फिगर को हम लोग इसके अंतर्गत कवर करने की कोशिश करेंगे। इन पूरे लेक्चर्स के दौरान आपको हर फिगर का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, मतलब उससे संबंधित जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, उसका जो भी अप्रोच है, जिसके अंतर्गत आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकते हैं, साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी संभव प्रैक्टिस है उसको कराई जाएगी। आज के थंबनेल में आपने देखा होगा कि हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेंटली और फिजिकली, या हम कह सकते हैं फिजिकली अर्थ इसलिए क्योंकि पेन कॉपी भी लेकर बैठना है, मेंटली क्योंकि पूरी तरह से आप तमाम अलग अलग परिस्थितियों को हटा करके अब केवल अगर पढ़ने की नजर से हो तो हम लोग यहाँ पर आज के पाठ्यक्रम को शुरू करें। सभी लोग अपनी पूरी तन्मयता के साथ इस पूरे सेशन के दौरान मेरे साथ रहिए, इससे आपको बेहतर और बेस्ट मिलेगा, ये हमारा कमिटमेंट है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, जिसका नाम है, अगर हिंदी की बात करें तो हम इसको कहते हैं कि परिवृत्त और अंतःवृत्त। ध्यान से देखिएगा, परिवृत्त और अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। अब इसको अंग्रेजी में भी अगर हम लोग यहाँ पर मेंशन करें इसका नाम, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली परिवृत्त और अंतःवृत्त की। अंग्रेजी में हम कहेंगे परिवृत्त को सरकम सर्कल। ध्यान से देखिएगा, सभी शब्दों को आप लोग एक एक करके क्लियर करिएगा। सरकम सर्कल, और इसको कहेंगे इन सर्कल। तो दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, मतलब ये दोनों एक ही दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, सरकम सर्कल एंड इन सर्कल। आजकल की एक मजबूत परीक्षाओं के दौर में, जहां पर परीक्षा का स्तर बढ़ गया है, उस दौरान ऐसे टॉपिक का उपयोग होना बहुत ही मस्ट हो गया है। टॉपिक में थोड़ा सा टफनेस रहेगी, मतलब यहाँ पे जो टर्म्स रहेंगे थोड़ा सा टफ होंगे। कैलकुलेशंस एक बार अगर समझने के बाद आपकी आसान जरूर हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती दौर पे समझने में हमको परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना होगा। मैंने इसलिए बार बार कहा कि मेंटली रेडी रहिए समझने के लिए, सीखने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त की, हिंदी में, और अंग्रेजी में अगर हम अंतःवृत्त को इन सर्कल कह रहे हैं और परिवृत्त को हम सरकम सर्कल कह रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जो आवश्यकता है उसकी बात मैं पहले करूंगा। आवश्यकता है सबसे पहले एक सर्कल की। सर्कल को मूलतः आप जानते हैं वृत्त होता है। इस प्रकार का एक 2 डायमेंशनल फिगर है जो कि वक्र रेखाओं से बना होता है। इसका अपना एक सेंटर केंद्र होता है, इसकी अपनी एक त्रिज्या होती है, इसका अपना एक व्यास होता है, इसकी अपनी परिधि होती है और इसका अपना क्षेत्रफल होता है। मैंने इसके बारे में आपको डिटेल किया था, आप पिछली क्लास अगर देखिएगा तो आप रेडियस, त्रिज्या को आर कह रहे थे, त्रिज्या को आर कह रहे थे, व्यास को आप 2r कह रहे थे, 2r कह रहे थे। परिधि, परिधि मतलब इसका जो परिमाप होता है, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, उसको हम 2 पाई r कह रहे थे। और फाइनली क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लोग पाई आर स्क्वायर कह रहे थे। पहला फिगर ये रिक्वायर्ड होगा क्योंकि शब्दों का ही खेल है इसमें। अगर हम देखिए शुरू में ही क्वेश्चन ले लें, जैसे होता क्या है, मैंने देखा, इस चीज का अनुभव किया है कि प्रश्न ले लिया और कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो प्रश्न से कॉन्सेप्ट नहीं शुरू होता है, कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनता है। तो पहले आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए, इस फिगर के बारे में समझिए, इसके अंदर के फैक्ट समझिए, इस फिगर को अपने जहन में उतार लीजिए। ऐसा करने पर एक फिगर आपका हो जाता है और सभी प्रश्नों को आप हल कर लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं बताऊंगा कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है, जो ये सरकम सर्कल और इन सर्कल बन रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें सर्कल अर्थात वृत्त की आवश्यकता होगी, और हमें एक रेगुलर पॉलीगन की आवश्यकता होगी। रेगुलर पॉलीगन, दो शब्द मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन अर्थात रेगुलर का मतलब होता है नियमित और पॉलीगन अर्थात होता है बहुभुज। अगर हम नियमित बहुभुज की बात करें, वो चाहे जितने सेगमेंट से बना हो, फिलहाल आपने पढ़ा है कि बहुभुज जो होते हैं मूलतः कम से कम 3 भुजाओं से बने होते हैं, अर्थात बहुभुज की शुरुआत त्रिभुज से की जाती है। त्रिभुज में भी हमें नियमित लेना है, नियमित अर्थात उस फिगर को लेना है जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो, तो वह त्रिभुज आपको पता है समबाहु त्रिभुज है। वह त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। अगर हम लोग यहाँ पर अभी चतुर्भुज तो पढ़े नहीं है, लेकिन चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो वह वर्ग होगा, वो समखंडभुज होगा, समखंडभुज होगा। इस प्रकार के सभी फिगर जो नियमित हैं, जो लीनियर रेखाओं से बनते हैं, सरल रेखाओं से बनते हैं, वो नियमित हैं, अर्थात उनकी सभी भुजाओं की लंबाइयां और सभी कोण बराबर हैं। उनके साथ का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक सर्कम सर्कल और इन सर्कल कहलाता है, अर्थात परिवृत्त और अंतःवृत्त कहलाता है। मतलब हमको इसको डेवलप करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक वृत्त की आवश्यकता है और दूसरा नियमित बहुभुज की आवश्यकता है। नियमित बहुभुज का मतलब मैंने कहा सभी त्रिभुज नहीं, हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज की, हम बात करेंगे वर्ग की, हम बात करेंगे समखंडभुज की, हम ऐसे फिगर की बात करेंगे जो रेगुलर हो। और इन सभी फिगर की बात अगर किया जाए तो हमने वृत्त पढ़ लिया है, हमने त्रिभुज भी पढ़ लिया है, अभी हम वर्ग नहीं पढ़े हैं, खंडभुज नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम समबाहु त्रिभुज जरूर पढ़ चुके हैं। तो आज की ये जो क्लास होगी, आज की ये जो क्लास होगी इन्हीं दोनों टॉपिक पर आधारित होगी, अर्थात हम सर्कल लेंगे, मतलब हम वृत्त लेंगे और हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। ध्यान से देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे जिसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बहुत ध्यान से समझते जाइएगा सब लोग। तो मतलब आप इन 2 फिगर का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, आप एक वृत्त लेंगे और एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसी पर अभी अंतर्गत हम काम करेंगे। आगे जब हम चतुर्भुज भी आपको बता देंगे तब भी उसके परिगत और अंतर्गत हम वृत्त की बात कराएंगे, खंडभुज के अंतर्गत और परिगत की बात हम लोग करेंगे। तो दोनों चीजें होंगी, तीनों चीजें होंगी, जो पॉसिबिलिटी होगी सब होगी, लेकिन शुरुआत एक अच्छे लेवल पर हो, इसके लिए एक नियमित और प्रॉपर शेड्यूल हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। इसमें होगा क्या कि आपको एक ऐसे फिगर को फेस करना होगा कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब आप जानते हैं कि प्रत्येक भुजाएं और प्रत्येक कोण समान होते हैं, प्रत्येक भुजाएं जो भी लेंथ की होंगी, प्रत्येक कोण सभी 60 डिग्री के होते हैं, इस बात को आप जानते हैं। इसके अंतर्गत एक वृत्त बनता है, इसके अंतर्गत एक वृत्त बनता है और इसके एक परिगत वृत्त बनता है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंतर्गत वृत्त बनेगा, इसके परिगत वृत्त बनेगा। अब जो अंतर्गत वृत्त बना है, जिसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, अंतर्गत जो वृत्त बना है इसको हम लोग इन सर्कल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और जो हमने अभी रेड से ग्रीन से बनाया है, इस ग्रीन वाले वृत्त को हम लोग कहेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, जिसको हम लोग कहेंगे परिवृत्त, परिवृत्त। ध्यान से मेरी बातों को समझते जाइएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वृत्त बना तो उसका केंद्र होगा, केंद्र अगर है तो हम इस केंद्र से अगर हम लोग इस त्रिभुज की भुजा को मिला दें, भुजा को मिलाने का मतलब एक पॉइंट अगर कांटेक्ट ले लें जहां पे समकोण बनाए, तो वह रेखा जो है जो त्रिज्या कहलाएगी, बेसिकली क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अब इस त्रिज्या को हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे, मतलब इसको हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। इस रेडियस स्मॉल आर को हम अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं इस लेंथ की, ध्यान से देखना, इस सेंटर को अगर हम इससे मिला दें तो कैपिटल आर है और इसको हम परिवृत्त की त्रिज्या कहेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। तो ये चीजें हमारे पास हमको बेसिकली फील करने को होगी। मतलब एक समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं के बराबर होने के साथ साथ उसकी भुजाओं को टच करता हुआ अंदर एक वृत्त बनेगा जिसको हम इन सर्कल कहेंगे। उसकी सभी शीर्ष बिंदुओं को टच करता हुआ, छूता हुआ जाए, जो परिगत हो, बाह्य वृत्त आपका परिगत वृत्त अर्थात सरकम सर्कल कहेंगे। तो 2 प्रकार के वृत्त बने। एक में जो बड़ी, मतलब अगर हम यहाँ पर वृत्त का केंद्र ले रहे हैं, अगर उसके किसी शीर्ष बिंदु को मिला दे, चाहे इसको मिला दे, चाहे इसको मिला दे, चाहे इसको मिला दे, ये आपकी परिवृत्त की त्रिज्या कहलाई। अगर यहाँ पर वह इस लेंथ को मिला दे, इस लेंथ को मिला दे, इस लेंथ को मिला दे, तो वह आपकी स्मॉल रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। तो क्वेश्चन पहले अब दिमाग में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कि हमें किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में फेस करने होंगे।
जैसे हमें हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं। हम इसको अगर पढ़ा रहे हैं तो हम सबसे पहले इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न बनेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम जानते हैं कि हम समबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से डिटेल जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, ये बेसिकली हमको पता है कि अगर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं दी गई हैं और समान हैं तो क्षेत्रफल √3/4a² हो जाता है, ऊंचाई √3/2a हो जाता है और परिमाप 3 गुणे भुजा हो जाती है। ये पता है आपको, भी मैं डिटेल भी कर दूंगा। वृत्त के बारे में पहले से बता चुका हूं। अब अगर हमें केवल वृत्त दिया जाए तो हम उसका सभी मापन कर सकते हैं, उसकी परिधि निकाल सकते हैं, उसका परिमाप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका व्यास निकाल सकते हैं। अगर हमें समबाहु त्रिभुज की कोई भी एक जानकारी दी जाए तो उसका जितना भी मेजरमेंट है बेसिकली हम कर लेंगे। लेकिन अगर हम वृत्त को समबाहु त्रिभुज के अंदर दें, मतलब हम त्रिभुज की जानकारी आपको दें और वृत्त के बारे में हम आपसे प्रश्न पूछें, मतलब त्रिभुज की भुजा की जानकारी देकर या त्रिभुज से संबंधित कोई जानकारी देकर हम आपसे वृत्त की जानकारी पूछें, वृत्त का मापन कराएं, या वृत्त की कोई जानकारी देकर, चाहे वो वृत्त आपका अंतर्गत हो चाहे परिगत हो, मेरी बात को खूब जहन में रखिएगा और मुझे सहमति दर्ज कराइएगा। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा फीलिंग आपके अंतर्गत नहीं लाने दूंगा जिससे कि आपको एहसास हो कि कहीं से भी स्पीड अप है, चीजें बहुत तेजी से जा रही हैं। मेरा उद्देश्य रहेगा हर बात को अपनी जहन में, अपने शब्दों में आप मेरे साथ रिलेट करके चलिए, यही उद्देश्य रहेगा। तो मैं जो प्रश्नों की दलील दे रहा हूं आपको, कुछ प्रश्नों का जो लेबल होगा, तरीका होगा, वो क्या होगा। मैंने कहा हमसे केवल वृत्त की जानकारी या हमको ऐसा कॉम्बिनेशन या हमें कोई एक त्रिभुज की इंफॉर्मेशन देकर समबाहु हमसे पूछा जाएगा कि अगर हम उसके अंतर्गत कोई वृत्त बनाए, हम उसके परिगत कोई वृत्त बनाए, उस वृत्त की क्षेत्रफल, उस वृत्त का व्यास, उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है पूछा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हमें वृत्त की इंफॉर्मेशन दी हो सकता है त्रिभुज की जानकारी पूछा जाए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, त्रिभुज के परिमाप के बारे में। मतलब हम समझें इस बात को, मेरे हिसाब से आप प्रश्नों को समझ गए होंगे कि हमें वृत्त की जानकारी देकर वृत्त को दिया जाएगा, त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा, वृत्त को दिया जाएगा, त्रिभुज के बारे में पूछा जाएगा। वृत्त चाहे जिस प्रकार का दिया हो, चाहे अंदर दिया हो चाहे बाहर दिया हो, दोनों प्रकार की बात अगर की जाएगी। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है कि त्रिभुज की जानकारी देकर दोनों प्रकार के वृत्त के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न का तरीका ये है, बना कैसे है देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए, जो हम लोग परीक्षाओं में भी फेस करते हैं, किसकी संरचना होती कैसे है। निर्मेय आपने मैथ्स में पढ़ा है, तो कैसे इसको हम लोग न्यूमेरिकली या कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करके हम लोग कैसे इसको कॉपी पर बनाते हैं। तो जो पहली चीज तो आप समझ गए हैं कि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये फिगर, इससे प्रश्न क्या बनेंगे। इनको बनाने के लिए जिन 2 फिगर का उपयोग किया गया उसके बारे में आप खूब जानते हैं, आप समबाहु त्रिभुज वृत्त के बारे में खूब जानते हैं। लेकिन अब इनका निर्माण इन दोनों के कॉम्बिनेशन से करा कैसे जाएगा, इसके लिए हमें इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी होगी, इसको बनाया कैसे गया, इसकी कंस्ट्रक्शन हमें पढ़नी होगी। कंस्ट्रक्शन अर्थात इसकी रचना हमको सीखनी होगी, हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। ये बनाना भी यहाँ पर एक आर्ट है, बनाना भी एक कला है, और मुझे लगता है कि हम सबको इसको जानना चाहिए, और जानेंगे तभी हम लोग इसके और फैक्ट को समझ पाएंगे। अब आप समझिए कि बनाया कैसे गया। मैंने सबसे पहले किसी मेजरमेंट का एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे बनाया, ध्यान से देखते जाइएगा, हर चीज को समझते जाइएगा, कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो तुरंत हमसे बात करता जाए, हमसे पूछता जाए। हम आपको किसी भी हालत में निराश नहीं करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरे बस का है, उतना मैं आप लोगों को करने की कोशिश करूंगा। ये और मैं ही नहीं, प्रत्येक टीचर यही करता है। फिगर थोड़ा गलत बने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। आप सभी लोग बस केवल देखते जाइए, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके लिए बेहतर आपको प्रोवाइड करें। एक मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है ABC। अब ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब एक कन्फर्म है कि प्रत्येक भुजाएं क्या है, बराबर लेंथ की हैं, अर्थात जो AB है बराबर BC है बराबर AC है, अर्थात सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए समबाहु त्रिभुज है। अब हमें इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाना है, इसके परिगत एक वृत्त बनाना है। अंतर्गत बनाने के लिए हमको क्या करना होगा और परिगत बनाने के लिए क्या करना हो, पूरी बात को सुनिएगा। अगर हमें जैसे परिगत बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम सभी भुजाओं का लंबार्थक बनाएंगे। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हर शब्द को सुनिएगा प्लीज आप सभी लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं लंबार्थक। लंबार्थक
आपने जब भी कभी शुरुआत में ज्योमेट्री पढ़नी शुरू करी होगी, 6 में या 5 में, तो एक सरल रेखा दी जाती है, कहा जाता है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, मतलब एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी रेखा बना दो जिसको लंबवत 2 बराबर भागों में विभाजित करे। तो आप जो रूलर कंपास यूज करते थे, यहाँ पे जाते, पेंसिल अपनी सेट करके प्रॉपरली यहाँ पे जाते थे, एक आर्क यहाँ कट करते थे, यहाँ जाते थे, यहाँ से एक आर्क कट करते थे, ऐसे ही नीचे कट करते थे, इनको मिला देते थे। ए होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समकोण बनता है और साथ साथ ए भाग इस भाग के बराबर होता है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबार्धक इसको कहते हैं। तो हम भी क्या करेंगे, त्रिभुज की 2 भुजाओं का लंबार्धक बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इस AB भुजा का लंबार्धक बनाए, बनाने के लिए हम यहाँ जाएंगे, ए करा, इसी तरह से इधर भी, इसको मिला दिया, एक भुजा का बन गया। दूसरे भुजा का मान लीजिए हम इसका बनाना चाहते हैं, हम इसको बनाने के लिए यहाँ पे कट करेंगे और यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। आप कैसे कट कर रहे हैं मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। इसको मिला दिया। अब यहाँ पर 2 से ही काम चल जाएगा बेसिकली, चाहे तो आप तीसरे का भी बना लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल 2 के ही से काम चल जाएगा। इसका भी बना लीजिए, इसका बनाएंगे, देखिए एक कट होगा, एक कट होगा, एक कट होगा, एक कट होगा। तो इसको थोड़ा ऐसे मिलाएं जिससे इससे होता चला जाए। ये देखिए हम इसका भी लंबार्थक बनाएंगे, तो ये देखिए ए हो रहा है, ए देखिए ये बिंदु है, संगामी बिंदु है, जहां पर तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। अब इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु को पहली चीज हम परिकेंद्र कहेंगे, इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, सरकम सेंटर को कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र। अब यहां पर देखिए ध्यान से, हम इस जो केंद्र लिए हैं, अपना जो कंपास है उसको यहां ले जाएंगे, उसके किसी शीर्ष बिंदु को मिलाएंगे, इसको मिलाएं, इसको मिलाएं या इसको मिलाएं, और ऐसे ही हम जब अपना ये कंपास ऐसे बनाएंगे तो जो वृत्त बनेगा ना वो आपका परिवृत्त कहलाएगा, ये सरकम सर्कल कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा, इसको हम कहेंगे परिवृत्त। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं के लंबार्धकों को, पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता सुनिएगा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं के लंबार्धकों को मिलाने वाली रेखा, संगामी बिंदु क्या कहलाता है। ऑप्शन में रहेगा केंद्रक, ऑप्शन में रहेगा अंतःवृत्त, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, तो हम क्या टिक करेंगे, परिकेंद्र। तो याद रखिए किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजाओं के लंबार्धकों को मिलाने वाला जो हमारे पास यहाँ पर केंद्र होता है, संगामी बिंदु होता है, वो आपका परिकेंद्र कहलाता है। ये परिकेंद्र की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग यहाँ पर जैसे परिकेंद्र का प्रयोग करके हमने परिवृत्त बनाया है, और इस परिवृत्त को बनाने के लिए आपने भुजाओं का यहां पर लंबार्धक खींचा है, आपने भुजाओं का लंबार्धक खींचा है। उसी प्रकार से फिर से हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये देखिए ध्यान से, फिर से एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ये रचना ही अभी पढ़ रहे हैं, और हमने क्या किया, कोणों का अर्धक बनाया। कोणों का अर्धक देखिए कुछ ऐसे बनता है, मान लीजिए देखिए कोण है, तो आप एक काम करिए, ये देखिए कोणों का अर्धक मैं बनाने का प्रोसेस आपको बता रहा हूं। जैसे आपको पता है 2 रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। आप यहां जाइए, सेंटर पर एक आर्क ऐसे लगा दीजिए, इस पर जाइए कट यहां करिए, इस पर जाइए कट यहां करिए, इस कोण का आधा हो जाएगा। इसी तरह से जो त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज के अंतर्गत जो तीनों कोण हैं उनका लंबार्धक आप उनका जो है एंगल बाइसेक्टर करिए, कोणार्धक करिए। तो कोणार्धक करेंगे तो ए, अब इस पर ए देखिए कट ऐसे कुछ हुआ होगा, तो यहां पर एक रेखा गई, इस पर ऐसे कुछ कट हुआ होगा, यहाँ एक रेखा गई, ऐसे इस पर भी मान लीजिए, तो यहाँ पर भी आपका ऐसे कुछ कट हुआ होगा, यहाँ पर गया, यहाँ पर भी एक केंद्र बना, जो केंद्र आपका अंतः केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। इस केंद्र से आप इसकी लेंथ ले लीजिए, इस केंद्र से ऐसे अपना कंपास रखिए, ऐसे रखिए और ऐसे घुमा दीजिए। अब जब घुमाएंगे तो अब बहुत अच्छा तो मेरे से नहीं बना है, लेकिन आप समझ गए कि एक वृत्त बनेगा जिसको आप अंतःवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतःवृत्त कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि 2 प्रकार के वृत्त हम लोग किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बना पा रहे हैं। एक का नाम है परिवृत्त, एक का नाम है परिवृत्त, और दूसरे का नाम है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त फिगर भी आप समझ गए होंगे कि परिवृत्त कहां बना है और अंतःवृत्त कहां बना है। ये आप ध्यान से देखिएगा, ये आप ऐसे त्रिभुज लिए थे, एक ऐसे अंदर बना था अंतःवृत्त था, एक ऐसे बाहर बना था, एक परिवृत्त था। अब दोनों के बारे में कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन ऐसे नोट कर लीजिए। परिवृत्त क्या हुआ,
कोणार्धक, भुजाओं के अर्धक, एक परिवृत्त होगा तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो परिकेंद्र कहलाएगी। इसकी जो त्रिज्या होगी, इसका जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा। इसका जो केंद्र होगा वो अंतः केंद्र कहलाएगा। इस परिकेंद्र को बनाने के लिए हमने कहा भुजाओं का लंबार्धक करना होता है। भुजाओं के लंबार्धक का जो मिलान बिंदु अर्थात संगामी बिंदु होता है वही आपको परिकेंद्र प्रोवाइड करता है। ये बातें आप समझ गए होंगे। मतलब अगर आपको परिवृत्त बनाना है तो आपको भुजाओं का लंबार्धक करना होगा, और अगर आपको अंतःवृत्त बनाना है तो आपको कोणों का अर्धक करना होगा, अर्थात आपको एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा। तो ये दो शब्द अपने दिमाग में रख लीजिए कि किसी त्रिभुज के कोणों के अर्धक का संगामी बिंदु क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे सर अंतः केंद्र है, और उससे जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को आप अंतःवृत्त कहेंगे। और अगर भुजाओं के अर्धक की बात किया जाए, लंबार्धक की बात किया जाए, तो उससे जो वृत्त बनेगा उसको हम परिवृत्त कहेंगे, उसकी जो त्रिज्या बनेगी वो आपकी परिकेंद्र कहलाएगी। मैं बार बार इसको बोलता हूं और इसको मैंने इन सर्कल बोला है। अब देखिए प्रश्नों की बात किया जाए कि प्रश्न कैसे बनेंगे। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब हमको प्रश्न पे कराने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लीजिए। क्या लीजिए? एक समबाहु त्रिभुज लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर तैयार रहिएगा, अगर कुछ टफ कैलकुलेशंस होंगी तो उसके लिए पूरी तरह से रेडी रहना। मतलब ये हमारे ऊपर ब्लेम मत कर देना कि सर बहुत टफ कैलकुलेशन है। बहुत टफ नहीं होगी, समझेंगे तो सब क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा टफ हो सकता रहे। एक समबाहु त्रिभुज है। अब अगर समबाहु त्रिभुज की हम प्रत्येक भुजाएं अगर हम ए ले लें, क्या ले लें? ए। सभी भुजाएं मैंने समबाहु त्रिभुज की ए ले लिया है। इसका नाम यहां पर आपने देखा कि एबीसी है। इसका नाम क्या है? एबीसी है। अब अगर हमने अभी कोणों का अर्धक करके एक अंतःवृत्त इस तरह से हमने बनाने से पहले मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a²। एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि इसकी ऊंचाई क्या होती है। ऊंचाई आपको पता है कि √3/2 a होता है। यह h होता है और यह a होता है। ये दो जानकारी आपको संभवतः मैंने बताई भी है और आप जानते भी हैं। अगर मैं इसके अंतःवृत्त कोई बना दूं इस तरह से, तो इसका अपना एक केंद्र होगा। अब एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी और इस पर समकोण बनाएगी। मैंने आपको इसके बारे में पहले से बता रखा है कि त्रिभुज की यह ऊंचाई कहलाएगी। त्रिभुज की क्या कहलाएगी? ऊंचाई कहलाएगी। ये चाहे इस शीर्ष बिंदु से आए, चाहे इस शीर्ष बिंदु से जाए, चाहे इस शीर्ष बिंदु से जाए, प्रत्येक की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। प्रत्येक की बात मैं कर रहा हूं कि वह क्या कहलाएगी? उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। अगर हम केवल एक को ले रहे हैं, रेड वाले को भी लेकर समझते हैं जिससे कि फिगर उतना कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे, इतना समझ लीजिएगा कि अगर हम त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई वृत्त के केंद्र से होकर आएगी और उसके सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर समकोण बनाएगी और इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। ये बात मैंने आप लोगों को स्पष्ट भी किया है अपने किसी न किसी क्लास के माध्यम से। इतना समझने की कोशिश करिएगा। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको आप लोग डिटेल, इसको अच्छी तरह से यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इसमें हम लोग को थोड़ा पेशेंस बनाना होगा। जो फिगर है, फिगर को अच्छी तरह समझने के लिए और मैं भी प्रयास करूंगा अच्छा फिगर बनाऊं जिससे कि आप लोगों को सारी बातें स्पष्ट हो जाए। अब आपने देखा कि इसकी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी थी? h, जो कि आपने देखा कि √3/2 a थी। अब मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि a जो है, अगर यहाँ केंद्र है और इस केंद्र से a जो इस वृत्त की लेंथ है उसको हम लोग इस वृत्त की त्रिज्या अर्थात स्मॉल r कहेंगे। उसी प्रकार से हमने अगर परिवृत्त भी ऐसे बना दिया, ऐसे परिवृत्त भी बना दिया, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी इसकी मतलब परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R होगी। मतलब ए लेंथ आपकी जो है स्मॉल r होगी और यह लेंथ कैपिटल R होगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो h बराबर जो है वो r+r है। जो ऊंचाई है मूलतः r+r है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लोगों को। और मैं एक जानकारी आपको और बता दूं कि इनके बीच का जो संबंध है, जो कैपिटल R है आपको पता है परिवृत्त की त्रिज्या है, जो स्मॉल r है वो आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है। इस ऊंचाई के साथ वह इस प्रकार से संबंधित होती हैं कि इस ऊंचाई का ये 2/3 होता है और यह जो है इस ऊंचाई का 1/3 होता है। इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए यह लेंथ आपकी पूरी 2 सेंटीमीटर की है, तो
ए लेंथ केवल 1 रहेगी और यह लेंथ केवल 2 रहेगी। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में होती हैं। मतलब अगर यह एक भाग है तो 2 ही भाग है। एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए और इसको लिख लीजिएगा कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 के, तो यह आधा होता है और यह दुगुना होता है। यहां से हम कुछ निर्माण करें, कुछ चीजें सोचें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको त्रिभुज की भुजा दे करके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या परिवृत्त के क्षेत्रफल को पूछा जाएगा, या हमें वृत्त की त्रिज्या दे करके त्रिभुज के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा जाएगा। अब आपको जैसे पता है कि यह हमारे पास, जैसे देखिए मैं यहाँ पर इसकी डिटेल यहीं पे कर देता हूं कि कैसे संबंधित होती हैं। इसके लिए मैं एक कैलकुलेशन भी छोटा सा करूंगा, उस कैलकुलेशन को भी ध्यान से सुनिएगा। अगर यह पूरी लेंथ यहां से यहां तक ए है, यहां पर थोड़ा आपको पेशेंस और कंसंट्रेशन अपना दिखाना होगा। ए लेंथ अगर ए है तो यह लेंथ a/2 होगी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, यह अगर आर है तो यहां से यहां तक भी कैपिटल आर होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम केंद्र से इसके सतह को मिला रहे हैं, इसके शीर्ष बिंदु को मिला रहे हैं, तो कैपिटल आर। यह समकोण ऑलरेडी पता है आप लोगों को। एक संबंध बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसका नाम ओ कर दें, इसका नाम बी है, उसका नाम डी कर दें, तो एक त्रिभुज अगर हम सोचे ओ बी डी, तो यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में मैं क्या लिख सकता हूं, आप मुझे बताइए। मैं लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर जो होगा, कर्ण का वर्ग, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। एक संबंध बन जाएगा। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर a²/4, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें कोई समस्या किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। मैं इसका और आसान भी सिस्टम बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि आपको थोड़ा कंसंट्रेशन दिखाना होगा। मैंने जैसे बताया कि त्रिभुज की भुजा ए थी, यहां से आधी हुई, a/2 हो गई। यह स्मॉल आर है और यह कैपिटल आर है। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका उपयोग किया जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू a²/4। इतना हम लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुई होंगी। अभी तक के लिए आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे हम कुछ भी निकालना चाहें, मान लीजिए मैं यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं पता है। एक बात मुझे ये भी समझना होगा कि जैसे आर आपका देखिए 2/3 गुणे यच था। आर क्या था, 2/3 इंटू यच था। इसको मैं लिख सकता हूं कि आर बराबर 2/3 गुणे यच। यच की जगह पर आप लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखना, 2 से कट गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3/3 इंटू ए भी लिखा जा सकता है, कैपिटल आर है। ये देखिए, इसी तरह से यहां भी मैं कर सकता हूं कि स्मॉल आर क्या होगा, 1/3 गुणे यच। यच का मतलब मैं √3/2 इंटू ए लिख सकता हूं। और आप इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं √3/6 ए, ऐसे हम लिख सकते हैं स्मॉल आर। मतलब अगर हमें ए का प्रयोग करके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो ए मिलेगा, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो मुझे ए मिलेगा। और भी सरलतम रूप में इसको मैं लिख सकता हूं, मैं अभी लिख करके वो भी दिखा दूंगा और आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूं और हम यहां पर उस डेरिवेशन को जो यहां पर हमने बनाया है उसको मैं यहां पर सिद्ध करना चाहता हूं। मैं क्या लिख दूं कि जैसे यहां पर जो संबंध लिखाए गए हैं उसका उपयोग अगर मैं कराऊं, जैसे मैं आर का मान निकालना चाहता हूं, आर स्क्वायर। अब आपको पता है ये हो जाएगा a²/4 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं। अब देखिए, a²/4 प्लस आर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं स्मॉल, मैं लिख सकता हूं √3/6 a का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो a²/4 हो गया, प्लस यहां से आप इसको लिख सकते हैं 3a² 36 लिख सकते हैं इसको। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या, अब आगे देखिए मैं क्या इसको बना सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं अगर यहां पर भी मैं 3 से गुणा कर दूं, इसको भी 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3a² प्लस a²/12, मतलब ये हो जाएगा 4a² मतलब a², अगर सोचे तो ये हो जाएगा a²/3 मतलब आर स्क्वायर का जो मान बना हमारे सामने हो गया a²/3। आर का मान हो जाएगा a/√3, मतलब अगर सोचिए तो 1/√3 इंटू ए हो जाएगा कैपिटल आर का मान। ये कैपिटल आर का मान हो गया। बात को समझिएगा,
कैपिटल आर का मान, ये टफ है, मैं आपको समझाऊंगा अभी, देखिए क्लियर हो जाएगा, इसमें एकदम से परेशान लेकिन मत होइएगा। मैंने शुरू में भी बताया था कि थोड़ी बहुत आपको जैसे टफनेस नजर आएगी, थोड़ी बहुत हो सकता है प्रॉब्लम्स नजर आएगी, लेकिन अगर एक बार ध्यान से आप समझ गए हो, समझ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कभी भी कोई समस्या किसी को बनकर आएगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर पेशेंस बनाइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप इससे भी संबंधित कर सकते हैं, इससे भी संबंधित कर सकते हैं, मैं इससे भी संबंधित करूंगा, दोनों स्तर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हर बातें, हर फैक्ट आपको क्लियर हो जाए। मेन काम यहाँ पर जैसे आपने देखा, ध्यान से देखिएगा, फिर से जैसे मैं इस फिगर को यहाँ पे डेवलप कर लूं, थोड़ा सा मैं आपको गंभीरता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप इसकी किसी भी फैक्ट को लेकर कमजोरी ना फील करें, ऐसे समझने की पूरी कोशिश करें कि आपको किस तरह का फैक्ट मिल रहा है। ए स्मॉल आर है और ये पता है कि आपका कैपिटल आर है। अगर हमने इसकी सभी भुजाएं ए ली थी तो आपने देखा था यह a/2 मैंने बताया था इसके आधार पर, और यह आपको एक पाइथागोरस थ्योरम का वर्क समझ में आया था। मैंने आपको कहा था कि हमारी दोनों त्रिज्याएं, जैसे कैपिटल आर, इसके पहले मैंने कहा था त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उस ऊंचाई को हम √3/2 इंटू ए जानते हैं। मैंने कहा था कि जो कैपिटल आर है वो आपका क्या होता है, वो 2/3 होता है एच का, और जो स्मॉल आर है वो अगर सोचा जाए तो 1/3 होता है एच का। मतलब एक तरह से जैसे हम उस कैलकुलेशन को अगर दिमाग से हटा ही दें, वैसे लगाकर चलेंगे तो आपका संबंधित है, जैसे कैपिटल आर का मान निकाला वैसे स्मॉल आर का भी निकल जाएगा। यहां से हम समझे तो हमको सब स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर हम आर का मान, मतलब अगर हमें त्रिभुज की भुजा दी गई है, त्रिभुज की भुजा दी गई है, और हम इस त्रिभुज की भुजा का उपयोग करके वृत्त के बारे में, मतलब परिवृत्त के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, त्रिभुज की भुजा का उपयोग करके अगर हम परिवृत्त का कोई इंफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो हमें कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। अब हम कैपिटल आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिख सकते हैं 2/3 गुणे एच। एच की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, √3/2 इंटू ए। देखिए हमें मान लीजिए त्रिभुज की भुजा दी गई थी और हम कैपिटल आर निकालना चाहते हैं, 2 से कटा, ये हो जाएगा √3/3 ए, इतना कर दिया। अगर मैं √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दूं, अभी देखिए यही चीज वहां भी आया था, ये देखिए 3 इंटू √3 इंटू ए, तो आपको पता है √3 3 हो जाएगा, 3 से कट करके a/√3 हो जाएगा। ये हो गया कैपिटल आर। अगर सोचो पिछले फिगर में जो अभी हमने बनाया था, ये देखिए यहां बना था कि नहीं, यही चीज 1 मतलब a/√3 बना था कि नहीं बना था, यही चीज हमने यहाँ पर सिंपली बता दिया। ये देखिए यहाँ पर हमने सिंपली बता दिया कि अगर कभी भी आपको त्रिभुज की भुजा दी गई है, त्रिभुज की भुजा दी गई है और हमें इस परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर आपका a/√3 हो गया, बस इतना सा करना है। अब अगर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं आएगा। मैं लिखूंगा 1/3 गुणे एच, एच मतलब √3/2 इंटू ए करिए, यह हो जाएगा √3/6 इंटू ए। यहां पर भी थोड़ा अगर सरलतम रूप में लिखिए इसको तो क्या होगा, मैं √3 को अगर दोनों पक्षों में गुणा कर दूं और यहाँ पर 6 में भी √3 का गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a/2√3। जो स्मॉल आर होगा वो a/2√3 होगा। ध्यान से देखिए स्मॉल आर कितना हो गया, a/2√3। मतलब परिवृत्त, ध्यान से देखना, परिवृत्त और अंतःवृत्त, अंतःवृत्त त्रिभुज की भुजा से संबंधित हो गए। परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर त्रिभुज की भुजा की मदद से a/√3 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 है। ठीक है, ये स्मॉल आर है। ये दो जानकारी आपको मिली। अगर हमें त्रिभुज दिया है, यहां समझना सब लोग प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि टॉपिक टफ है, लेकिन समझेंगे तो कुछ नहीं टफ है। हर चीज को हमें स्वीकार करना होगा, चाहे वो टफ हो इजी हो, कैसे भी हो। हम भी पढ़ाने के अंदर, मतलब मैं भी प्रयास करूं, इसके लिए आपको जरूरी कि आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करो। टफ इतना भी नहीं है, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि त्रिभुज की अगर भुजा दी गई है तो भुजा को अगर हम त्रिज्या में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या इस तरह से बनेगी और अंतःवृत्त की त्रिज्या ऐसे बनेगी। बस इतनी जानकारी है और कुछ नहीं है। जब जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पर त्रिभुज की भुजा भी निकाल सकते हैं इसकी मदद से, और यहाँ पर हम इस त्रिभुज की भी भुजा निकाल सकते हैं, मतलब वो हमारे ऊपर है कि कैसे हमको करना है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे पहले, वो क्या पूछा जाएगा समझिएगा, कि किसी समबाहु त्रिभुज की, ध्यान से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये देखिए प्रश्न बना,
क्षेत्रफलों का भी अनुपात पूछा जाएगा और त्रिज्याओं का भी अनुपात पूछा जाएगा। मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिग्रत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये देखिए कैपिटल आर क्या आया था, कैपिटल आर हमने क्या लिखा है, a/√3। चलिए स्मॉल आर क्या है बताइए, a/2√3। चलिए बना लीजिए, अनुपात कर दीजिए r अनुपात r। अगर हम पहले क्या लिख रहे हैं, परिगत, पहले अंतर्गत, जैसे कहा है उसी हिसाब से चलिए पहले अंतर्गत लिखिए, अंतर्गत स्मॉल आर है और परिगत कैपिटल आर है। अंतर्गत है a/2√3 और परिगत क्या है, a/√3। देखिए a से कटा, √3 से कटा, 1:2 है। मैंने आपको पहले से भी इस बात को बता रखा था, ठीक है, ये बता रखा है। किसी समबाहु त्रिभुज के परिगत, या पहले अंतर्गत बोला है, अंतर्गत और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो गया। एक प्रश्न और पूछेगा, वो भी सुनिएगा, वो भी सुनिएगा। हमसे कहा जाएगा किसी समबाहु त्रिभुज, आप सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, पहले मैं अंतर्गत ही लिख रहा हूं, अंतर्गत और परिगत, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये भी एक प्रश्न आपके सामने आया। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। सोचिए r हमारा क्या है बताएं, a/√3 है, और स्मॉल r क्या है, a/2√3 है। चलिए हमारे पास क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। हम पहले अगर हम अंतर्गत वाला लें फिर परिगत वाला लें, तो अंतर्गत एरिया क्या हो जाएगा, पाई r की जगह पर मैं लिखूं a/2√3 का होल स्क्वायर, और अगर मैं परिगत को बाद में लिख दूं, देखिए a स्मॉल r हमने लिखा है, भाई कैपिटल R लिख रहा हूं, पाई a/√3 का होल स्क्वायर। पहली चीज तो पाई से कटा, फिर क्या होगा, a² अपान 4 × 3 12 होगा, डिवाइड बाई a² अपान 3 होगा, a² से कटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा, 3 चौके 12, 1:4 हो जाएगा। 1:4 एक कैलकुलेशन से आया है, और अगर त्रिज्याओं का अनुपात आ चुका था तो ऑलरेडी वहीं पर वर्ग कर देते, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात वहीं से क्लियर हो जाता, इतना ज्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। बट शुरू में जैसे मैंने आपको बताया, मूल फैक्ट ये है कि हमें समबाहु त्रिभुज की जानकारी देकर वृत्त का प्रश्न पूछना है, करना है, और वृत्त की जानकारी लेकर के समबाहु त्रिभुज का। देखिए टफ अगर बात है तो मैं इसको आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भी इन आसान शब्दों को ग्रैप्स करना है और उत्तर देना है। ये उत्तर बहुत आसान होंगे अगर हम लोग गंभीरता से कुछ प्रश्नों को हल कर लें, ठीक है। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न हल कराना नहीं था, इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना था, क्योंकि 4 5 10 प्रश्न मैं करा दूं उससे क्या होने वाला है, जब तक आपके जहन में कॉन्सेप्ट नहीं गया उसका कोई औचित्य नहीं। आइए कुछ प्रश्नों को हम इनके माध्यम से हल करते हैं। आप सभी भी इन प्रश्नों पर अपना कॉन्सेप्ट, अपना रिस्पॉन्स देने की हमें कोशिश करिए। सबसे पहले प्रश्न से हम शुरू करने जा रहे हैं, ऑप्शन नहीं दिया है, हम सीधा इसी में अपनी जो और क्षमताएं होगी उसको मैं निकलवाने की कोशिश करूंगा, और भी इसी में कुछ डेवलप कर सकूं तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा और करिए। ये समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है, और मुझे नहीं लगता है कि हमें अब कोई कंफ्यूजन किसी को मेरे इस क्लास में होना चाहिए इस क्वेश्चन को लेकर के। ये देखिए आपका ये अंतःवृत्त है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 12 12 12 है, जो a का मान है आपको पता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमें सबसे पहले लेना होगा क्षेत्रफल के पहले, मैंने अभी बताया a/2√3 होता है, ये लिखा है मैंने। a का मतलब आप जानते हैं 12 दिया गया है, 12/2√3 लिखेंगे आप, 2 छंग 12, तो सीधा जैसे हो रहा है ऐसे लिख दीजिए 6/√3, ये हो गया स्मॉल r, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब यहां पर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है एरिया πr², क्या होता है πr²। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, अंतःवृत्त और परिवृत्त पर बनने वाले अधिकतर प्रश्न का जो उत्तर होता है वो पाई से ही बेस्ड होता है, मतलब वहां पे पाई यूज किया जाता है, वैल्यू की तरह नहीं, डायरेक्ट पाई में ही मान आता है। आप देखेंगे आप ऑप्शन आपको तो कई सारे ऑप्शन ऐसे नजर आएंगे, तो पाई को अगर मैं पाई ही रहने दूं और r की जगह पर मैं 6/√3 का होल स्क्वायर कर दूं, तो ये बेसिकली आपका पाई गुणे 36/3 हो जाएगा। 3 बरहम में होता है
36, आपको पता है 6 का वर्ग होगा, तो ये 12 पाई हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 12 पाई हो जाएगा। अगर, हाँ, मैंने कहा 12 पाई यहां पर इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। रेडियस क्या बनी हमारी? a बाई √3, 2√3, 12/2√3, 6/√3 हो गया। पाई गुड़े आर स्क्वायर, आर मतलब 6/√3 का होल स्क्वायर, 6 का वर्ग 36 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, 3 बरहम में 36 होगा, तो उत्तर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर यह उत्तर, यह प्रश्न हमारा सेंटीमीटर में था, तो 12 इस प्रश्न का सही आंसर है। आप समझ गया होंगे 12 पाई। मान लीजिए यहीं पर हमसे पूछा गया होता, ये भी समझिए आप लोग, गलत ना होने पाए, अगर अंतःवृत्त के साथ परिवृत्त भी पूछा गया होता, तो परिवृत्त को कैसे हम लोग डन करते आप बताइए? परिवृत्त को भी करने के लिए हम कैपिटल आर निकालते, जो हो जाता है a बाई √3। चलिए, a मतलब 12/√3, और इस समय जब मैं एरिया निकालता तो हो जाता पाई 12/√3 का होल स्क्वायर। तो 12 बरहम में 144 होता है, बटा 3 हो जाता पाई, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 3 अठे 24, 48 पाई हो जाता। 48 पाई प्रश्न का हल होता अगर हमसे परिवृत्त का पूछा गया होता। 48 पाई परिवृत्त के क्षेत्रफल हो जाता इस समबाहु त्रिभुज के बाहर, अगर कोई वृत्त हम लोग ऐसे बना दे तो। ये देखिए, दोनों प्रश्न आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ गए होंगे। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, आज अगर देखिए समझने की आप लोग कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। धीरे धीरे अपने आप को इन्वॉल्व करिए, मैं चाहता हूं, और अच्छे से ग्रैप्स करिए, मतलब पूरी तन्मयता के साथ। थोड़ा सा भी इग्नोरेंस फीलिंग मत करिए, अगर इग्नोरेंस फील करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैं बात को समझिएगा, यहाँ पर हमेशा अपनी जो एक तरह से होती है ना कंसंट्रेशन, अपना जो लगाव होता है उसको मजबूत और पॉजिटिव रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हम सीखने की कोशिश करें और मान ले ठान ले कि सीखेंगे, भाई कैसे भी सीखेंगे, कहीं भी सीखेंगे, तो इस तरह के टॉपिक को सीखने में समय तो लगेगा ही। तो हम क्यों ना यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाएं, क्यों नेगेटिविटी दिखाएं, और सही पक्ष को यहाँ पर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो इतना भी टफ नहीं है टॉपिक। जैसे देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया गया है। देखिए समबाहु त्रिभुज है बेसिकली, इसकी हाइट दी गई है। हाइट आपको पता है √3/2 इंटू ए होता है, ये पता है। और यह हाइट यहाँ पे दिया गया 15√3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हमको बताना है। आपको पता है कि जो स्मॉल आर होता है वो 1/3 गुणे यच होता है, ये पता है आपको, जानकारी में है, और इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है। और अगर हम अभी जो इस जानकारी का उपयोग ना भी करें, सीधा सीधा जो अभी हमने रूल बताया है कि r बराबर क्या होता है, a/2√3 होता है, ये हमको बताया गया है। अगर हम a निकाल दें, जैसे आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का रूल a होता है h बराबर √3/2 इंटू ए, तो हम देख पा रहे हैं h बराबर √3/2 इंटू ए। अगर मैं ऊंचाई की जगह पर 15√3 रख दूं और यहाँ पे लिखूं √3/2 इंटू ए, तो यह इससे खत्म हो जाएगा और a का मान 30 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 30। अगर a का मान, भुजा का मान 30 हो गया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताएं? r बराबर 30/2√3, तो ये इससे कटा तो 15 हो गया, r बराबर 15/√3 हो गया। r बराबर 15/√3 हो गया। हमें अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो एरिया का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, r की जगह पर 15/√3 का होल स्क्वायर, तो पाई पाई रहने दीजिए, 225 होता है इसका वर्ग, बटा इसका 3 होगा, 3 7 21, 3 5 15, a बराबर 75 पाई। ये इस प्रश्न का हल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा। फिर से बात को सुनिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई थी। ऊंचाई का रूल क्या होता है? √3/2 इंटू ए होता है। हमने इस ऊंचाई के फार्मूले से त्रिभुज की भुजा निकाल दी। भुजा कितनी आई देखिए, 30 आई। अब भुजा अगर आ गई तो हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल दी। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी बनेगी? a/2√3, और इससे आपने निकाला 15/√3। आर अगर आ गया तो अब क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है उसका उपयोग कर लीजिए, और क्षेत्रफल आप लोग आराम से यहाँ पर बता सकते हैं जो फिगर का है, जैसे इसको हमें करना है। ये हमको लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 75 पाई बिल्कुल सही है। अगर हमको जैसे मान लीजिए परिवृत्त का भी पूछता, तो हमारे पास अब त्रिज्या तो थी, हमारे पास भुजा तो निकली चुकी थी, बस उसी को बाई √3 करते और तब भी उत्तर हम लोग बना देते। जैसे मान लीजिए आपसे, मान लीजिए परिवृत्त का पूछा होता, तो परिवृत्त के लिए पहले कैपिटल आर निकालते, जो हो जाता 30/√3, और एरिया निकालते पाई
30/√3 का होल स्क्वायर होता तो ये भैया 900 हो जाता और ये 3 हो जाता, तो ये मिला के 300 पाई होता। अगर हमसे परिवृत्त का पूछा होता तो 300 पाई होता। वैसे भी इसका 4 गुना कर दीजिए, जो आया है इसका 4 गुना कर दीजिए, 75 गुणे 4 करेंगे 300 होगा। ये भी आपको पता है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं हो गई। ठीक, चलिए इतना अगर आपने समझा है तो आगे भी आपको समझ में आएगा। जो भी जिस तरह के प्रश्न होंगे वो सब कवर हो जाएंगे, ध्यान से देखते जाइए, सब समझ में आएगा। और वैसे भी अगर जब नहीं कोई चीज क्लियर हो रही है तो वहां पे आप रुक करके बाद में उस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसी तरह का अगला प्रश्न हमारे सामने एक होगा। ये देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है हमारे सामने। अब की बार एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ये देखिए, बहुत आराम से सोचिए, कुछ नहीं करना है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 24√3 सेंटीमीटर। एरिया दिया है 24√3 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 a² बराबर क्या होता है? 24√3। ये आपको पता है। भुजा हम बेसिकली निकालना चाहते हैं, त्रिभुज की भुजा हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम भुजा निकाल दें। क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं √3/4 a²। ए से खत्म हुआ, a² बराबर 24 चौके 96 होता है। 24 चौके क्या होगा? 96। अब आप a का मान अगर निकालोगे तो 96 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 छके 96, तो मेरे ख्याल से 4√6 होना चाहिए। 4√6 होना चाहिए, ये आपका भुजा होना चाहिए। बेसिकली ऐसे देखिएगा, ये 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता ही है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 रूट मतलब 2 दूना 4, सही है। ऐसे देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम है 96 का गुणनखंड कर दीजिए, 48 होगा, 2 24 बार होगा, 2 12 बार होगा, 2 6 बार होगा, 2 3 बार होगा। इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इनका बनेगा नहीं, तो 2 यहां से निकला, 2 यहां से निकला, 4√6 भुजा हो गई। भुजा आपकी 4√6 है। यहां तक कंफर्म है सबको? क्षेत्रफल की मदद से हमने भुजा निकाला 4√6 आई। हम परिवृत्त की बात कर रहे हैं तो कैपिटल आर की बात करेंगे। कैपिटल आर क्या होता है? a/√3 इतना होता है। ए की जगह पर जाएंगे, लिखेंगे 4√6 बटा आप लिखेंगे √3। ऐसे रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या जाता है हमारा, ऐसे रहने दीजिए। अब हम एरिया पर बात करें, एरिया को निकालने की कोशिश करें, जो होता है πr²। आर मतलब 4√6 बटा √3 का होल स्क्वायर। आपको पता है 4 का वर्ग तो 16 होगा, और ये 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, बस इतना कर दीजिए। 3 दूना 6 होता है, 16 दूना 32 होता है, 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग स्वीकार कर सकते हैं इस बात को कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, मैं उनको किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं उनको भी यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय दें। जैसे कोई भी बड़ा टॉपिक है, टफ टॉपिक होगा, थोड़ा समय दें, स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी, और कभी भी आएगी। ध्यान से सब चीज एकदम से एक्सेप्टेंस की भावना से अगर सीखेंगे तो जैसे ही हमें क्षेत्रफल दिया था, मेरे दिमाग में आ गया कि भुजा तो निकालनी पड़ेगी। भुजा के लिए मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा हो सकता है यहां भी लोगों को कंफ्यूजन हो, बेसिकली आ तो गया है भुजा। अब भुजा की मदद से हमने परिवृत्त की त्रिज्या निकाल दी। परिवृत्त तो ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकाल दी और त्रिज्या से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। क्षेत्रफल हमारे सामने है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए पहले आप लोग, बाकी सब जो हम मैनेज कर लेंगे, जो भी करना है। चौथा प्रश्न देखिए, इसका क्या है चौथा, ये देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये तो ओरल प्रश्न है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर एक समबाहु त्रिभुज है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ फैक्ट यहां पर मैं और दूंगा। एक समबाहु त्रिभुज है तो इसको खूब अच्छे से नोटिस करिए मेरी बातों को। समबाहु त्रिभुज के अगर मैं अंतःवृत्त की बात करूं, अंतःवृत्त और परिवृत्त की बात करूं, इन फैक्ट को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इनकी जो त्रिज्या का अनुपात होगा, जो व्यास का अनुपात होगा, जो परिधि का अनुपात होगा, त्रिज्या व्यास और परिधि का अनुपात 1:2 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या व्यास और परिधि, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत दो वृत्तों की त्रिज्या का, व्यास का और परिधि का अनुपात 1:2 होगा। जबकि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा अब इसी का वर्ग हो जाएगा, अर्थात 1:4 हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। कुछ भी पूछा जाए, चाहे त्रिज्या का पूछे, चाहे व्यास का पूछे, चाहे परिधि का,
1:2 लिखिए, और अगर क्षेत्रफल का पूछा है तो क्षेत्रफल का 1:4 बना दीजिए, और ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, इस प्रश्न का ये हल हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके सही प्रश्न का, हाँ बिल्कुल ये आपका सही उत्तर है, और सही तरह से इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, 5वां नंबर। ये देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, ये देखिए बताइए आप लोग, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। अब की बार इसने एक समबाहु त्रिभुज प्लान किया और कहा कि इसके जो अंतर्वृत्त है, अंदर वृत्त है, उसका एरिया दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, अर्थात हमको भुजा निकालनी है, त्रिभुज की भुजा निकालनी है। तो त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस निकालनी होगी। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया है 462। पाई मतलब बेसिकली 22/7, क्योंकि भुजा की बात हम लोग कर रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर 462 है। 11 दूना 22 होता है, 11 चौके 44, 11 दूना 22, ठीक है 42 ही होगा ना, 2 से कर दीजिए 21 बार होगा, और आर स्क्वायर का मान 7 गुणे 21 हो गया है। आर का मान √7 गुणे 21 होगा। 21 का मतलब 3 गुणे 7 होता है, 7 का एक जोड़ा बन जाएगा, 7√3 होगा। क्या होगा? 7√3। जो त्रिज्या हो गई हमारी 7√3 है, त्रिज्या हमारी 7√3 है। और हम जानते हैं कि कभी भी किसी त्रिभुज, जो भी भुजा दी गई है, उसके साथ त्रिज्या का संबंध क्या होता है? a/2√3 होता है, a/2√3 होता है। अब अगर हम त्रिज्या देख रहे हैं कितनी है, कितनी है? 7√3 है। मैं इसको a के साथ संबंधित अगर कर देता हूं तो देखिए कैसे बनेगा। a जाके इधर सीधा गुणा होगा, 3 हो जाएगा, और 7 दूना 14 दूना कितना हो जाएगा, मतलब 7√3 गुणे 2√3, 7 2 जा 14, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 42 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। और 42 अगर भुजा हो गई है तो परिमाप हमसे पूछा गया है, आप जानते हैं परिमाप जो होता है वो 42 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू ए होगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126 सेंटीमीटर यहाँ पर उस त्रिभुज का परिमाप होगा जिसके अंतर्गत उस वृत्त को बनाया गया था। ये प्रोसेस फिर सुन लीजिए आप लोग मेरी बात को। मुझसे कहा गया त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 है। हमसे उस त्रिभुज का, उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने क्षेत्रफल की मदद से मैंने वृत्त की त्रिज्या निकाली। त्रिज्या को मैंने भुजा के जो रूल है, मतलब त्रिज्या का जो भुजा के साथ संबंध है, उससे संबंधित किया, और हमने त्रिभुज की भुजा निकाली। भुजा मेरे पास 42 आई। अब हमसे अगर कहता तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल देते, हमसे कहता त्रिभुज की परिमाप निकालना है तो हमने परिमाप निकाल के दे दिया। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। पाई आर स्क्वायर 462 था, कैंसिल किया, आर स्क्वायर का मान इतना आया। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा था, वहीं पे मैंने फैक्टराइज किया, रेडियस 7√3 आई, और रेडियस को हमने तुरंत यहाँ पर इस फार्मूले पे रखा, ए का मान आया, ए को 3 से गुणा किया, आपको त्रिभुज का परिमाप पता चल गया। एक प्रोसेस था छोटा सा जिसमें मैंने परिवृत्त और अंतःवृत्त को बताने की कोशिश की थी। एक ऐसा टॉपिक जो जल्दी नहीं समझ में आता है, उस पर भी मैंने अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास किया है। संभवतः हर चीज को बैलेंस करके देखेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। कभी कुछ उतार होता है, कभी कुछ चढ़ाव होता है, कभी कुछ चीजें जल्दी समझ में आती, कुछ देर में आती, लेकिन हर परिस्थिति को हम अपनी डेली लाइफ में, हम अपनी इस कम्पिटिटिव लाइफ में, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी लाइफ है, इसमें अगर स्वीकार करें तो हम बेहतर कर सकेंगे, और बेहतर इंसान बन सकेंगे, बेहतर कंप्यूटर बन सकेंगे, और एक सफल कंप्यूटर बन सकेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यह सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, जैसे कि अन्य सेशन था। थैंक यू सो मच।